हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021, मतलब जो दृष्टि 2021 है गाइज, हम ये कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स की बुक है जो आपका पूरे एक साल को कवर कर रही है, सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021। तो गाइज इसमें हम जो पहला पार्ट कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय परिदृश्य, और पार्ट 1 हम कर चुके हैं। मतलब एक वीडियो आ चुकी है। आज हम करेंगे दूसरी वीडियो, दूसरा पार्ट करेंगे। गाइज हमारा जो 12 दिन का ये प्रोग्राम है, 12 दिन में हमें इस बुक को कंप्लीट करना है। तो आज गाइज है डे 2, ठीक है। तो गाइज जो भी इस वीडियो को मतलब इस बुक को करना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करिए। चलिए फिर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे है आपका सिलेबस। देखिए मैं इसको पूरा रीड करने वाली नहीं हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये है आपका राष्ट्रीय परिदृश्य जो आपको करने हैं टॉपिक्स। उसके बाद है विधिक परिदृश्य, फिर उसके बाद आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की संक्षिप्तियाँ, खेल परिदृश्य। तो गाइस दिन में 2 वीडियोज़ आनी है, तो अभी हम एक वीडियो ले आएंगे, थोड़ी देर बाद आप दूसरी वीडियो इसकी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तभी ये जो है आपकी इतनी बड़ी बुक जो है कंप्लीट होगी। तो गाइस कल जहाँ हो गया था आज हम उससे आगे चलते हैं। देखिए कल हमने यहाँ पे छोड़ा था। इसमें अब हम पढ़ेंगे लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी, ठीक है। तो इसमें लिखा है 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि लद्दाख द्वारा हिम तेंदुआ, इसको क्या बोला गया, राज्य पशु, ठीक है, स्टेट एनिमल बोला गया। और जो है काली गर्दन वाला सारस जो होता है हमारा ब्लैक नेकेड क्रेन है, वो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी अभी अलग हुए हैं। अब लिखा है उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पशु जो है आपका क्या, कश्मीरी हिरण और हंगुल, ठीक है, या हंगुल। जबकि जो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाला सारस है। फिर यहाँ लिखा है हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा उनसिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। जबकि काली गर्दन वाले जो सारस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस निग्रिकोलिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है उल्लेखनीय है कि IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुओं को सुभेदी यानी कि वनरेबल की श्रेणी में क्या है, वर्गीकृत किया गया है। तो लगा हिम तेंदुआ और उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि 23 अक्टूबर को विश्व हिंदू तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिर लिखा है IUCN की रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटापन्न होगा गाइस ये, ठीक है। तो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में क्या है, चांगथांग क्षेत्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, चांगथांग। गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ई-रूपी नया डिजिटल भुगतान साधन। देखिए 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान संसाधन ई-रूपी का लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है। अ पर्सन इन द पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है गाइस। और ये जो है आपका डिजिटल भुगतान हेतु एक क्या है, नकद रहित यानी कि कैशलेस और संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस साधन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इसमें लिखा है देश के नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या लिखा है, वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली यानी कि ई-रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा किया गया है। तो ई-रूपी का जो विकास है उसमें वित्तीय सेवाएं विभाग यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी मुख्य भूमिका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ई-रूपी लेन देन के लिए NPCI ने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है और जिसका विवरण निम्नवत है। देखिए कौन थे, एक हो गया आपका सहयोगी बैंक, कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये थोड़ी इमेज सही नहीं है, बाकी के अभी आपके जो पेजेस हैं उसकी इमेजेस आपको बिल्कुल सही मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार आपको बाद में सब कुछ सही मिलेगा। फिलहाल अभी काम चलाइए इस 2 पेज के लिए बस। तो यहाँ पे लिखा है और है आपका पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। अब लिखा है मूलतः ई-रूपी क्या है, डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी उपयोगकर्ताओं को उनके फ़ोन पर SMS और QR कोड के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक पूर्व भुगतान यानी कि प्रीपेड वाउचर है। तो डिजिटल QR
कोड और SMS के रूप में प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है और इस भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में क्या है सक्षम बनाता है। फिर ई रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। ये एक ऐसी विशेषता है जो इन डिजिटल भुगतान माध्यम से अलग करती है, बाकी से इसे अलग करती है। ठीक है, ई रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। तो ई रूपी जो है आपका डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब किसके लिए है? इसके लिए। ठीक है। तो इसने लिखा है इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा है ऐसे उपयोगकर्ता जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी ई रूपी का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग हो सकता है, मतलब इंटरनेट की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा यानी कि क्या CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है। फिर लिखा है CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है, जबकि जो ई रूपी है आपका वो क्या है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। नेक्स्ट आता है आपका सहकारिता मंत्रालय का गठन। तो भारत में सहकारिता का कार्य विभिन्न निकायों और विनियमों के माध्यम से होता है, जिसे अब एक पृथक मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। और ज्ञातव्य है कि 2021-22 के बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने के बाद की बात कही थी। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कार्यरत था, जो अब कृषि और किसान कल्याण विभाग में परिवर्तित हो गया और सहकारिता हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इसमें लिखा है 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय जिसका नाम क्या है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। और ये इस नए मंत्रालय का कार्यभार कौन? अमित शाह यानी कि जो कैबिनेट मंत्री है उनको सौंपा गया है। तो नेक्स्ट है इसमें कि इस नए मंत्रालय का कार्यभार किसको? अमित शाह यानी कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया, जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें लिखा है कि जो ये मंत्रालय है देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। तो ये मंत्रालय सहकारिता समिति के लिए क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु राज्य सहकारी समिति के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। फिर सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो गाइस क्या ये भी इम्पोर्टेंट हो गया 2012 को। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने में प्रथम जो शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। और यहाँ लिखा है 2021 में 3 जुलाई को क्या होता है, क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। फिर यहाँ लिखा है लोक उद्यम विभाग, तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया। तो इस नए विभाग के जुड़ने से अब क्या है वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हो गए हैं? टोटल 6। तो वैसे ये 6 कौन कौन से हैं देखिए, आर्थिक कार्य विभाग हो गया, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग हो गया, वित्तीय सेवा विभाग एंड लोक उद्यम विभाग हो गया, छठा विभाग और लोक उद्यम। तो अब लिखा है कि साथ ही अब भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ लिखा है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण वर्ष 2011 में जारी किया गया था। तो यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया था और मतलब इस उद्देश्य हेतु एक पूर्णता समर्पित पोर्टल, एक कौन सा पोर्टल था आपका AISShe.gov.in विकसित किया गया था और देश में उच्च शिक्षण प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को आच्छादित करने वाले इस सर्वेक्षण में विभिन्न मानदंडों जैसे कि शिक्षकों, छात्र, नामांकन, परीक्षा परिणाम, शिक्षा, वित्त, अवसंरचना इत्यादि
पर क्या है आंकड़े एकत्रित किए गए थे। इन आंकड़ों के माध्यम से शैक्षिक विकास के विभिन्न संकेतकों जैसे सकल नामांकन अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक आदि की गणना की जाती है। तो ये आंकड़े नीतिगत निर्णयों के निर्माण और शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु अनुसंधान में सहायक होते हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो लिखा है कि 10 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि AISSHE 2019-20 को जारी किया। तो उच्च शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा वार्षिक रूप से जारी जो AISHE श्रृंखला में 10वीं रिपोर्ट है। ये उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2018-19 के 3.74 करोड़ की तुलना में 19-20 में कितनी हो गई आपका 3.04% के साथ आपका 3.84 करोड़ रहा। ठीक है, मतलब इतनी वृद्धि के साथ 3.04 की वृद्धि के साथ कितना हो गया गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ हो गया 3.85 हो गया। तो लिखा है कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या कितनी है 49% है। तो भारत में क्या छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले कहाँ पे मिले, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है, महाराष्ट्र सेकंड और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा। फिर है सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो वर्ष 2014-15 में कितना 24.3% के मुकाबले 19-20 में कितना हो गया आपका गाइस 27.1%, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब यहाँ लिखा है उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थाओं की कुल संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश यानी कि इतने प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे इसने लिखा है कि महाराष्ट्र है और उसके बाद लिखा है यहाँ पे कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो 2018-19 में इसमें लिखा है 1 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 है, यानी कि यहाँ पे भी आपकी क्या हुई है वृद्धि हुई है। फिर अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है 26 है, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है 26 मतलब 26 स्टूडेंट्स पे एक शिक्षक। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ लिखा है उच्च शिक्षा में जो विदेशी छात्र हैं उनका प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो नेपाल से कितने परसेंट आते हैं आपके 28.1% है, अफगानिस्तान से 9%, बांग्लादेश 4.6%, भूटान 3.8 एंड सूडान जो हो गया आपका 3.6% है। देखिए क्या लिखा है अब भारत में कॉलेज की संख्या में जो है शीर्ष 8 राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड गुजरात है। अब गाइस यहाँ पे लिखा है आपका CEO वाटर मैंडेट तो इसमें लिखा है कि CEO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PP वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक क्या है नेतृत्वकर्ताओं यानी कि जो बिजनेस लीडर्स हैं उसको एक मंच प्रदान एक मंच पर लाती है, और इसकी स्थापना आपका UN ग्लोबल क्या कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। तो लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का क्रियान्वयन कहाँ पे पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका की भागीदारी में किया जाता है। तो CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता कंपनी 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही करने और प्रगति पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस पहल के तहत प्रतिबद्धता के 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है डायरेक्ट ऑपरेशंस हो गया, दूसरा है कलेक्टिव एक्शंस हो गया, तीसरा है आपका पब्लिक पॉलिसीज है, फिर आपका है सप्लाई चेन एंड वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका है कम्युनिटी इंगेजमेंट है एंड देन ट्रांसपेरेंसी है यानी कि पारदर्शिता है। तो गाइस इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो लिखा है 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी क्या NTPC जो है आपका लिमिटेड CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षर कर्ता बन गई है, और इसके साथ ही NTPC लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। तो CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत ये NTPC लिमिटेड विद्युत उत्पादन की की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु 3R यानी कि रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज यानी कि दोबारा से उसका प्रयोग करना, और फिर आपका है रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रण को और अधिक बढ़ावा देती है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां यथा कौन सा, एक जयपुर राजस्थान और सृष्टि लाइफ
लाइफ साइंस यानी कि वडोदरा गुजरात भी जो CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। अब तक CEO वाटर मैंडेट को विश्व की कुल 203 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। तो भारत की भी विभिन्न कंपनियों द्वारा इस पहल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं गाइस। एक तो हो गई आपकी, देखिए कब करा है हस्ताक्षर, इसमें ये लिखा है कि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है, उद्योग क्षेत्र क्या और क्या कंपनी कौन सी है। तो देखिए पहली इसमें लिखा है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, 2020 में इसने हस्ताक्षर किया है औद्योगिक परिवहन के लिए, ठीक है, कंपनी है। और आपकी जो है आपकी क्या नाम है, बांका बायोलू प्राइवेट लिमिटेड, जो है आपका 2014 में हस्ताक्षर किया है इन्होंने, और गैस जल और क्या है मल्टी यूटिलिटी पर बेस्ड है ये। और फिर आपका है आपका गप जूस इंडिया, जो 2020 में किया है पेय पदार्थ पे। फिर है आपका है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 2009 में निर्माण एवं सामग्री से रिलेटेड है। और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड औद्योगिक धातु और खनन है, और ये इसने किया है 2020 में। फिर है इंफोसिस लिमिटेड सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सेवाओं के लिए, फिर ये है इसने किया है 2014 में। गई 2010 में टाटा स्टील ने किया है औद्योगिक धातु खनन के लिए है। और फिर 2020 में किसने किया है, आपका टेक महिंद्रा ने किया है सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सेवाएं के लिए। फिर आपका NTPC 2021 में किया विद्युत के लिए है ये। और आपका RR काबिल लिमिटेड 2014 में आपका जनरल इंडस्ट्रियल के लिए। और फिर ये आपका है आपका मिथिरी एक्वाटेक, जो है गैस जल और मल्टी यूटिलिटीज़ के लिए 2020 में किया इन्होंने हस्ताक्षर, और एक जल 2021 में, और श्रेष्ठ लाइफ साइंस ने 2021, जो अभी लेटेस्ट हुए हैं गाइस, ठीक है, ये दोनों आपके लेटेस्ट हुए हैं, ये जल उपयोगिता के लिए, ये पेय पदार्थ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, NTPC ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा। तो लिखा है 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो है NTPC लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली कंपनी यानी कि ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद, ठीक है, हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है, ठीक है। क्या ऊर्जा सघन लक्ष्य यानी कि आपका एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल को घोषित किया है। तो NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है साथ ही NTPC ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अब लिखा है कि भारत की सबसे बड़ा सौर पार्क, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी दी है। कहाँ पे, कच्छ के रण में। तो लिखा है कि ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता कितनी होगी, 4750 मेगावाट होगी। तो गाइस ये भी बहुत बड़ा नंबर है एक, ठीक है। और इस पार्क से क्या व्यावसायिक स्तर पर क्या है, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है, ठीक है। तो जो भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन को गाइस। तो लिखा है 13 जुलाई 2021 को क्या NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि MOU पे हस्ताक्षर किया, किसके साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है। तो गाइस आगे लिखा है कि हाल ही में NTPC के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई है। तो गाइस देखिए भारत के सबसे बड़े है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर लिखा है इस तैरते हुए सौर संयंत्र की जो क्षमता हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 मेगावाट है, ये भी कम नहीं है। तो इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में NTPC द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते हुए सौर पार्क संयंत्र की स्थापना हुई है। कहाँ पे, तेलंगाना, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। ज्ञात है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC के 100% स्वामित्व वाली एक क्या है, अनुषंगी इकाई है, ठीक है, यानी कि 100% जो हिस्सेदारी वो NTPC की है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020 to 2021। तो गाइस यहाँ लिखा है 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21
नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एजेंसी और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। ये सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख क्या है उपकरण है। और इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। तो गाइस शीर्षक का नाम भी आप देखिए, ये आपका क्या है, SDG भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन, ये याद रखिएगा। फिर है आपका कुछ पॉइंट्स है, तो इसमें लिखा है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। तो 2020-21 की रिपोर्ट में जो है आपके 115 संकेतों के प्रयोग के द्वारा इसको इसको बनाया गया है। 16 SDG के 70 उप लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। तो गाइस इसमें लिखा है कि इस संकेतकों को MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से लिया गया है और कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को हम किस स्केल पे रखते हैं, 0 से लेकर 100 के स्केल पे रखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर पॉइंट आता है आपका 0 से लेकर 49 तो आप हो गए आकांक्षी। ठीक है, एस्पिरेंट। अगर आपका आता है स्कोर 52-64 तो अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। 65 से 99 तक अग्रणी होगा। ठीक है, और 100 हो गए तो आपका लक्ष्य प्राप्तकर्ता माना जाएगा। फिर लिखा है नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर कितना है आपका गाइस, 66 है, तो इस लाइन में आता है आपका यानी कि अग्रणी। जबकि 2019 की अगर हम बात करें तो SDG जो आपका भारत सूचकांक में ये कितना था गाइस, 60 था, यानी कि हम आ गए इस लाइन में, अच्छा प्रदर्शन था। अब लिखा है वर्ष 2020-21 में जो है उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में है। अग्रणी का मतलब क्या हुआ, 65 से 99 के बीच में इसके अंक होंगे। तो इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का जो स्थान है मतलब स्कोर है वो है 75 का स्थान, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे है। और हिमाचल प्रदेश और आपका तमिलनाडु इन दोनों का कितना है 74 है, तो ये दोनों ही आपके क्या सेकंड नंबर पे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है SDG भारत सूचकांक 2020-21 शीर्ष राज्यों की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है केरल, देन हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों सेकंड नंबर पे हैं। थर्ड इसमें कुछ नहीं है। फोर्थ पे आए, देखिए सॉरी थर्ड इसमें नहीं दे रखा है गाइस, नहीं मतलब अभी देखते हैं गाइस, आगे देखेंगे। तो फोर्थ पे आपका है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड। तो 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे सिक्किम और 9th पे आप क्या हो गया, महाराष्ट्र। देखिए अब इसमें लिखा है अंतिम 5 राज्यों की अगर बात किया जाए तो 28 पे है बिहार, उससे अच्छा मतलब बिहार से सही है झारखंड, देन असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, देन छत्तीसगढ़, नागालैंड एंड ओडिशा है। आप स्कोर खुद से देख सकते हैं। अब लिखा है SDG भारत सूचकांक 2020-21 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। तो गाइस यहाँ पे अब हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे देखिए है आपका चंडीगढ़। ठीक है, आपका स्कोर है 79। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, केरल का स्कोर कितना है गाइस, 75, और उससे ज़्यादा आपका किसका है, 79 के साथ है आपका चंडीगढ़। अच्छा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब सेकंड नंबर पे ये 3 है। ठीक है, तो इसमें है दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप का स्कोर है। फिर आपका 5th नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 6th नंबर पे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड 8th नंबर पे है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। पहले ये 2 थे गाइस, अभी ये 1 ही है। फिर लिखा है राज्यों का प्रदर्शन, तो इसमें लिखा है आकांक्षी में कोई भी नहीं आता, जिसकी जो आपके रैंक मतलब अंक है वो 0 to 49 है। अगर अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर की बात करें हम, जिसके अंक 50 to 64 हैं गाइस, उसमें कौन कौन से आते हैं आप देख सकते हैं। मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम एंड झारखंड और बिहार। अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर, तो गैस इसके जो अंक होते हैं वो है 65 to 99। इसमें आता है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा एंड त्रिपुरा। फिर लक्ष्य प्राप्तकर्ता में देखते हैं तो गैस यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग।
तो गाइस यहाँ लिखा है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो इसमें 0 to 49 यानी कि आकांक्षी में कोई नहीं है। अच्छा प्रदर्शन में दादरा नगर हवेली और दमनदीप गाइस ये 2 नहीं है, अब 1 हो गया है, ठीक है। और फिर है अग्रणी में देखा जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सारे हैं। एंड अगर हम लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में देखते हैं तो कोई भी नहीं है। अब आया है नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश। तो इसमें लिखा है भारत सरकार ने पहली बार 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के अंतर्गत मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रभावित की। तो इस आचार संहिता, यह जो आचार संहिता है 3 महीनों की पूर्व नोटिस के रूप में लाई गई थी, जिससे 25 मई 2021 को लागू किया गया। तो ये आचार संहिता सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 की उपधारा 2 के खंड या और खंड या झा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाई गई है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि ये यथा स्थिति और अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग और दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों पर पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी और नीति, उपभोगकर्ता करार को प्रकाशित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि मध्यवर्ती अपने उपभोगकर्ता को यह बताएंगे कि वह किसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित और प्रसारित, भंडारित और अपडेट नहीं करेंगे और या साझा नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो और जिसके प्रति क्या है उपभोगकर्ता के पास कोई अधिकार ना हो। दूसरा इसमें लिखा है अपमानजनक है, अश्लील है, कामोद्दीपक है और बाल यौन शोषण संबंधी, किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को क्या है भंग करने वाली है तो निंदाकारी है आदि, ठीक है। फिर इसमें लिखा है बालक 18 वर्ष से कम के लिए जो है हानिकारक है, मतलब क्या हानिकारक हो उसको, ठीक है। मध्यवर्ती को अपने शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यूरो के साथ उस पूरे तंत्र का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करना होगा जिसके जरिए किसी शिकायत का निवारण किया जाना है, ठीक है। अब लिखा है शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर मामले को अभी स्वीकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर इसका निपटारा करेगा। लिखा है मध्यवर्ती मुख्य अनुपालक की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ अधिनियम से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से है, ठीक है। अब इसमें लिखा है आचार संहिता डिजिटल मीडिया के लिए जो उक्त नियम, विनियम और करार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी करती है। तो इसके अनुसार प्रकाशक के संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय संरचना होगी। तो इसमें स्तर कौन कौन से 3 हैं। तो जो पहला है वो है प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन। स्तर 2 में क्या लिखा है, प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकायों द्वारा स्वतः विनियमन। और फिर तीसरा जो है आपका उसमें है केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि। फिर आता है कि आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतर वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला व्यक्ति शिकायत समाधान क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। फिर आपका है स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानवाधिकार किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, बाल अधिकारी, मानवाधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्र के अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे। तो आचार संहिता में केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि के लिए एक अंतर विभागीय समिति की स्थापना का प्रावधान है। इस स्तर पर शिकायतें इसी समिति के सुपुर्द की जाएंगी और ये समिति प्रकाशकों को सुनिश्चित दिशा निर्देश और परामर्शिका जारी करेगी। आचार संहिता के अनुपालन हेतु प्रकाशकों को आदेश और निर्देश जारी किए जाएंगे। तो इस हेतु मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति
को जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का ना हो नियुक्त किया जाएगा। तो नेक्स्ट गाइज यहाँ है विधानसभा चुनाव 2021 की हम बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि का क्या करती है, चुनाव। फिर 1951-52 में हुए देश का जो सबसे पहला आम चुनाव था उसके साथ साथ देश की सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित किया गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में 2021 कि अप्रैल में माह में 4 राज्यों में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। कौन से 4 राज्य हैं? केरल है, वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी में भी चुनाव हुए थे। ठीक है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल विधानसभा की अगर हम बात करें, चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, चुनाव जो है 8 चरणों में हुए हैं। ठीक है, और कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो गाइस यहाँ लिखा है 8 चरणों के चुनाव जो है कब से कब तक हुए थे? आपके 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल 2021 के बीच में हुए थे। तो यहाँ पे जो सीट्स हैं गाइस यहाँ वेस्ट बंगाल की वो है 292 विधानसभा सीट्स हैं और जिसमें मतगणना कब हुई थी, मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो आया था आपका 2 मई 2021 को। फिर लिखा है पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीट्स में थे 213 सीट्स अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को मिली थी और 77 सीट्स जो है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है उसको मिली थी और एक सीट जो है स्वतंत्र उम्मीदवारों और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने जीती। फिर लिखा 2 विधानसभा सीटें क्रमशः क्या, शमशेरगंज और कहाँ पे, जंगीपुर में विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम दलीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो एक जगह लिखा है आपके राजनीतिक दल प्राप्त सीटें हैं और मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, 213 मिली थी और कितने परसेंट वोट मिले थे, तो 49.9% यानी अप्रॉक्स 48%। तो अब हम बात करें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी, 77। लेकिन गाइस यहाँ पे जो मत है ना प्रतिशत में वो बहुत ज़्यादा है, वो है आपके 38%। अब स्वतंत्र आप देख सकते हैं 1 है और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी को 1 मिली, टोटल है 292। लिखा है 2 मई 2021 को हुई मतगणना के अनुसार अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कुल पड़े मतों का जो है 47 पॉइंट अभी हम देख चुके हैं कि किसको कितना मिला। सीटों के साथ प्राप्त मतों के प्रतिशत में भी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी से आगे है। और 1962 के बाद क्या होता है, ये प्रथम अवसर था जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका? वामपंथी दल का। अब लिखा है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार 30वीं बार क्या बनती है, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बनी, यद्यपि वे स्वयं क्या है नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई थी। तो इसमें लिखा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल हम देख चुके हैं, दूसरा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कब, 12 मार्च 2021 को जारी हुआ था। ठीक है, इसमें कितनी विधानसभा सीट, 234 विधानसभा सीट्स हैं और ये कब गई, एक चरण में हुआ था, 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ था। और इसका भी जो रिजल्ट आता है वो 2 मई 2021 को आता है। और इसमें टोटल इसमें लिखा है 234 सीट्स में से 133 सीट्स किसको, डीएमके को, 66 किसको मिली है आपकी AIADMK को। फिर 18 सीट्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली है और 4 सीटें आपकी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सिर्फ 4। तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। फिर वही चीज़ें आप देख सकते हैं कि किसको कितनी सीटें और कितने परसेंट मत मिले हैं। तो इसमें लिखा है डीएमके मतलब होता है आपका द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो इसको सीट्स मिली है 133 यानी कि सबसे ज़्यादा है और इसको 37 यानी कि 38 अप्रॉक्स 38 मान लेते हैं, 38% जो है मत मिले हैं। फिर अखिल भारतीय द्रविड़ कजगम यानी कि आपका क्या लिखा है AIDMK। ठीक है, तो इसको कितने सीट्स पे जीत मिली है, वो है 66 और कितने प्रतिशत मत मिले हैं, तो गई से अच्छे खासे हैं अगर इतने कम सीट्स पे भी है तो। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 4% के आसपास आपको मत मिले हैं, 18 सीट्स पे विजय। और बाकी का गाइस आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 4 के साथ है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब लिखा है 7 मई 2021 को डीएमके नेता क्या, MK स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में क्या है शपथ ग्रहण की। कौन है आपके मुख्यमंत्री है, MK स्टालिन। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ है, अपडेट है, नया है तो इम्पॉर्टेंट है। फिर उल्लेखनीय कि तमिलनाडु में सत्ता की बागदौड़ पिछले 10 वर्षों से कौन AIADMK
एमके के हाथों में थी, ठीक है, लेकिन अभी किसके हाथ में आ गई है, डीएमके। तो इसमें लिखा है केरल विधानसभा चुनाव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, हमने एक वेस्ट बंगाल देख लिया, फिर हमने तमिलनाडु देख लिया, अब हम केरल देखेंगे। तो गाइस ये भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव करवाया गया था। 12 मार्च 2021 को स्टार्ट होता है, मतलब जारी हुआ। अब ये कितनी सीटों के लिए होता है, ये होता है 140 सीट्स के लिए होता है, और ये क्या है, संपन्न होता है एक ही चरण में हो गया, मतलब एक ही दिन में ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो ये क्या है हमारा, देखिए 6 अप्रैल 2021 को ये संपन्न हो गया। और 140 जो विधानसभा सीटों में से जो 71 सीट्स मतलब बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए थी, 71 सीट्स चाहिए थी। अब लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पे, LDF ने केरल विधानसभा में 99 सीट्स जो है जीती हैं। कितनी चाहिए थी, 71, जीत ली कितनी, 91, ठीक है। जबकि आपकी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि UDF केवल कितनी, 41 सीट्स के संग जीत, मतलब उसने जीत हासिल करी। अब लिखा है कि 20 मई 2021 को पिनराई विजयन, तो गाइस ये कौन है, केरल के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और केरल के गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करी, मतलब इससे पहले भी कौन थे, आपके पिनराई विजयन ही थे, और इसके बाद भी अभी जो बने हैं वो भी यही हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए केरल की जो सीट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो गाइस सारी हम नहीं देखेंगे, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली है 17 सीट्स, और मत कितने हैं आप देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली है गाइस 62 सीट्स, और ये इसको मत मिले हैं 25%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीट्स, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिले हैं 15 सीट्स, ठीक है। आगे आप देख लीजिए गाइस थोड़ा बहुत अपने आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है असम विधानसभा चुनाव, तो कितनी सीट्स के लिए ये चुनाव होता है, 126 सीट के लिए। कब होता है आपका, 27 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 और 6 अप्रैल 2021 को कराए गए थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है जो भारतीय जनता पार्टी है गाइस, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली कौन सी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो है 126 जो है सदस्यीय असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 76 कितनी सीट जीती है इन्होंने, 126 में से 76, और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन को मिली है 50 सीट्स। चलिए आगे लिखा है कि असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जगदीश मुखी ने क्या है, हेमंत विश्व शर्मा को क्या है, शपथ दिलाई। तो गाइस कौन है, ये रहे। अब हम बात करेंगे पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की। तो गाइस ये जो होता है आपका भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव भी संपन्न कराया जाता है, और ये जो है इसकी अधिसूचना 12 मार्च 2021 को जारी की गई, और राज्य की 30 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक चरण में यानी कि 6 अप्रैल 2021 को हुए हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो भाजपा ने राज्य विधानसभा की 30 सीटों में से 6 सीटें, और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय NR कांग्रेस ने 10 सीटें जीती और राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया। फिर लिखा है आपका 7 मई 2021 को कौन, N रंगास्वामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुडुचेरी के क्या बने, ये नए मुख्यमंत्री बने, ठीक है, N रंगास्वामी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा है ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ लिखा है धान एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेत में जलाने की बजाय उसे संग्रहित और प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब हम इसको ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज कर सकते हैं, किसको, पराली को। तो एक अनुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन धान की भूसी क्या है, अप्रयुक्त रह जाती है, उसे जला दिया जाता है। यदि इस अवशेष यानी इस पराली को कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र में कोयले के साथ मिश्रित कर उसका दहन किया जाए तो इससे क्या होता है, प्रति वर्ष 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। चलिए फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। लिखा है 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि कितनी है, न्यूनतम 5 वर्ष है, और इस मिशन के निम्न उद्देश्य हैं। लिखा है तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर पर वृद्धि कर उसे क्या है, उच्च स्तर तक ले जाना। फिर दूसरा लिखा है बायोमास पैलेट और कृषि अवशेषों को आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना और विद्युत संयंत्रों
तक उसकी परिवहन को सुगम बनाना है। फिर है बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दे पर विचार करना। तो इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति यानी कि आपका क्या लिखा है स्टीयरिंग कमेटी की परिकल्पना की गई, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि प्रतिनिधियों सहित सभी हितकारक शामिल होंगे। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में एनटीपीसी लिमिटेड रसद और बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है गाइस यहाँ पे बायोमास को फायरिंग। तो किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे अन्य ईंधन के साथ बायोमास पदार्थ के सम्मिश्रण और दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी यानी कि कार्बन नेचुरल टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो अपना ये पार्ट है उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। जो दूसरी वीडियो आएगी वो भी आज ही के दिन आएगी, यानी आज डेट है आपकी 6 सितंबर 2021। तो आज ही के दिन हम दूसरी वीडियो भी लाएंगे गाइस, और उसमें कम से कम 7-8 पेजेस को भी कवर करेंगे गाइस। हमारा 12 दिन का प्रोग्राम है और ये 12 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बुक के लिए भी अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक के लिए भी आगे भी जो बुक्स आएंगी गाइस बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। हम देखते हैं क्या क्या, एक एक खत्म होगी तो देखते हैं आगे बढ़ेंगे क्या क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। अब जो दूसरी वीडियो आएगी वो भी अभी आज ही आ जाएगी। चलिए गाइस, तो तब तक के लिए धन्यवाद।